My dear students, what can you say behind me? What is this? Chapter name today we are going to do is chemical bonding. It is the second chapter in your chemistry textbook 10th standard. Okay? Now, chemical bonding word जब दिमाग में आता है या सुनते हो तो क्या मतलब, इस वर्ड को आप लोग ब्रेक डाउन करो, है क्या? केमिकल, समथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री. ओके, केमिकल एंड समथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री. बॉन्डिंग, मैम बॉन्डिंग क्या होता है? बॉन्डिंग क्या होता है? नहीं होता है बॉन्डिंग. किस किस में बॉन्डिंग होती है? मेल और फीमेल में बॉन्डिंग होती है ना. एंड मैम बॉन्डिंग वो भी होती है जब हम ग्लू लगा के कोई चीज़ को चिपका देते हैं, लो उनका बॉन्ड बन गया है. यानी कि बॉन्ड क्रिएट होना यानी दो चीज़ टुगेदर आना. यस और नो? तो देयर इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बॉन्डिंग. लेकिन बॉन्डिंग होगी किसके बीच में? क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है? एटम्स है, राइट. एक एटम की दूसरे एटम के साथ हम क्या करने वाले हैं? ये क्या बना दिया मैम? दिल बना दिया ना. किसका दिल? खैर, एटम और एटम के बीच में अट्रैक्शन होने वाला है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, और इन दोनों के बीच में फाइनली क्या बनने वाला है? बॉन्डिंग. दो एटम्स मिलके क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? एटम प्लस एटम मिलके क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स. क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स. उसी तरह एलिमेंट और एलिमेंट की भी बॉन्डिंग हो सकती है ना. एटम और एटम, जैसे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन मिलके क्या बना? H2 मॉलिक्यूल बना, है ना. ये तो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हुआ. एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन करके क्या बनता है? कंपाउंड. ये सब बेसिक चीज़ें मैं बता रही हूँ ताकि चैप्टर शुरू होने से पहले आप लोगों का बेस क्लियर हो जाए. तो कोई एक एलिमेंट बताओ जो दूसरे एलिमेंट से जुड़ रहा है, कंपाउंड बन रहा है, जो तुम लोगों के दिमाग में आ रहा है इस टाइम पे. सबसे बेस्ट है NaCl. Na प्लस Cl क्या बनता है? NaCl. ओके. लेकिन प्रश्न ये है कि Na और Cl जुड़ा क्यों जुड़ा? यही दो क्यों जुड़े? Na जाके और कोई कंपाउंड से क्यों नहीं जुड़ा? Na जाके नियॉन से क्यों नहीं जुड़ा? ये नियॉन के कोई कंपाउंड क्यों नहीं बनते हैं? ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, वो भी पढ़ेंगे. हम कॉसल लुईस अप्रोच पढ़ेंगे, हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, हम इन सब के बीच में, सारे बॉन्ड्स के बीच में डिफरेंसेस पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. So what is the chapter's name? Chemical bonding. Simple as that. चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग. तो केमिकल बॉन्डिंग है क्या? जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया ही था आप लोगों को कि ईच एलिमेंट फाउंड इन नेचर वांट्स टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एलिमेंट छोड़ दो, हर इंसान, हर जानवर, हर चीज़ स्टेबल होना चाहता है. यस और नो? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पेन लिया, ठीक है, अब मैं पेन को ऐसे ही छोड़ दूँ ऊपर, कहाँ गया? नीचे गया. और नीचे जाके, अगर मैं नीचे आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन ज़मीन पे स्टेबल है, इसीलिए वो ज़मीन पे गया ताकि उसको पता है कि मैं हवा में स्टेबल नहीं रहूँगा. राइट. तो स्टेबिलिटी चलो इंसान में एग्जाम्पल ले लो. हम कुछ तो हमारे दिमाग में चल रहा है कि कल हमें पार्टी में जाना है एज ए स्टूडेंट आप लोग, हाँ, और लेकिन पेरेंट्स से परमिशन लेना है. अब परमिशन ले कैसे? दिमाग में हज़ार सवाल चल रहे हैं. परमिशन ले कैसे? स्टेबल नहीं हो तुम लोग. नॉर्मल डेज में ऐसे नहीं रहते. नॉर्मल डेज में तुम लोग खेल कूद के आराम से, लेकिन जब कभी तुम लोग को कोई परमिशन चाहिए या एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तब तुम्हारी स्टेबिलिटी का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है. राइट. तुम्हारे माइंड अपसेट रहता है, नींद नहीं आती है, थोड़ा एंजाइटी होती है, यानी कि आप लोग स्टेबल नहीं होते हैं. और स्टेबिलिटी पाने के लिए फाइनली तुम सोचते हो चलो पेरेंट्स से आप पूछ ही लें, चाहे आंसर येस में हो या नो में हो. ठीक है. फिर फाइनली आप लोग पूछ लेते हो और भले आंसर येस में हो तो खुश होते हैं और नहीं में हो तो सैड होते हैं. तो पॉइंट है स्टेबिलिटी. एक और चीज़ एग्जांपल दे दूँ. इंसान एक होता है, सिंगल होता है, फिर शादी कर लेता है. शादी क्यों करता है? ताकि स्टेबिलिटी आए लाइफ में. अब वो ना आए वो अलग बात है, लेकिन मकसद तो वही होता है कि स्टेबिलिटी आए लाइफ में. चाहे वो फाइनेंसेस में देख लो, जब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं होगी क्या होगा? परेशानियाँ होंगी घर में.
right? So the whole universe is running after what? Stability. The same thing is happening with the atoms. What are they after? They want a stable electronic configuration. What is this electronic configuration? आप लोगों ने 8-9 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ना कि एक ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं. कौन? सारे एटम्स. अगर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग देख लो, ओके, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग देख लो, तो एक एटम का स्ट्रक्चर दिखता कैसे है? बीच में न्यूक्लियस होता है और अगल बगल उसके शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड होते हैं. जैसे ये न्यूक्लियस है और ये उसके शेल्स है, शेल्स के L, M एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ होते हैं. ठीक है, आपको पता है विद द एक्सेप्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, बाकी सारी जो शेल्स है ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं. और जो फर्स्ट शेल है ड्यूप्लेट रूल, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के शेल में 2 ही आ सकते हैं और जब 2 आएंगे तभी वो स्टेबल होगा. ठीक है, उसके बाद L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे तो वो स्टेबल नहीं होगा. राइट? तो कभी कभी क्या होता है, कभी क्या मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम. और ये देखिए अभी मैं नहीं बताऊंगी, आगे जैसे जैसे लेक्चर होगा आप लोग को स्टेबिलिटी या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑक्टेट रूल, ड्यूप्लेट रूल, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. तो बेसिकली मेन एम क्या है बॉन्डिंग होने का? मेन एम क्या है? टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज आइदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट या ड्यूप्लेट. इसको ड्यूप्लेट रूल कहते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो फर्स्ट शेल में ड्यूप्लेट रूल फॉलो होता है और बाकी में ऑक्टेट रूल. ठीक है, इन द आउटरमोस्ट शेल और द वैलेंस शेल. आउटरमोस्ट शेल केमिस्ट्री में दूसरा नाम क्या है? वैलेंस शेल. ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को. बेस अपना क्लियर करो. नहीं क्लियर है तो 20 स्कॉलर चैनल में जाके स्टैंडर्ड 8 के जो लेक्चर्स है केमिस्ट्री के, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले या उससे रिलेटेड या पीरियोडिक टेबल वगैरह, ये सारी चैप्टर्स पढ़ के अपने जो बेस है केमिस्ट्री की मजबूत करो. ठीक है, बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा. दस दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यही एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों को साथ में लाता है, बॉन्ड बनाता है. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज केमिकल बॉन्ड. द टेंडेंसी और पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी. तो वैलेंसी वो ग्लू है कह सकते हैं जो 2 एटम्स को मिला रहा है या 2 एलिमेंट्स को मिला रहा है. तो वो ग्लू का काम कौन कर रहा है? वैलेंसी. ठीक है, क्योंकि वैलेंसी ही के ऊपर ही डिपेंड होता है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से कंबाइन होगा. जैसे सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1. क्लोरीन की क्या है? V1. यानी कि सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 281 है ना. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, 281 है, सॉरी 281, 11 हुआ. इसका क्या है? 287. यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा और खुद स्टेबल हो जाएगा, 28 बन जाएगा. ये 1 लेके 288 बनेगा, यानी कि Cl माइनस बनेगा और ये Na प्लस बनेगा. और ये 2 प्लस और माइनस क्योंकि इनमें एक चार्ज डिफरेंस है, इस वजह से कंबाइन होके और एक दूसरे को लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की वजह से क्या हो रहे हैं? बॉन्ड में आ रहे हैं. क्या हो रहे हैं? बॉन्ड में. इसी को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग. ओके, तो ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, टू अटेन स्टेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय. तो ये सारी चीज़ें अचीव होती कैसे हैं? अचीव की स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें अचीव होती कैसे हैं? कोई तो प्रोसेस होगा जो ये सब हो रहा है, एकदम से नहीं हो जाता, एक प्रोसेस है. लेट अस सी हाउ. ओके, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अभी जैसे मैंने बताया, फ्रॉम 1 एटम टू अनदर. अभी मैंने सोडियम और क्लोरीन का ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताया ना. ओके, फ्रॉम 1 एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. ओके, शेयरिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. और थर्ड, यानी कि बॉन्ड कितने टाइप के हैं ये बता रहे हैं. और डोनेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 एटम टू अनदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यानी कि मैं बता क्या रही हूँ? द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. तो मैं एक पिक्चर के फॉर्म में आपको बताती हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग में कितने टाइप के बॉन्ड्स आप लोगों को पढ़ने हैं. बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, जो मैंने अभी आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया था वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है.
द इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन फ्रॉम बोथ न्यूक्लियाई, बेसिकली NaCl में ना, Na में 1 है आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 7 है, और 8 बनने के लिए ये एक अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और सोडियम क्या बन जाता है 2,8 और क्लोरीन बन जाता है 2,8,8। पहले ये क्या था 2,8,1, बाद में ये था 8,7। ना या इसकी ऑक्टेट कंप्लीट थी ना इसकी ऑक्टेट कंप्लीट थी। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देके अपने इनर वाला शेल के इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया, और इसने देखो आउटर मोस्ट शेल के ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेके। तो दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्शन होल्ड्स द टू पार्टिकल्स टुगेदर। समझ में आया दो पार्टिकल्स क्यों होल्ड हो रहे हैं टुगेदर, ठीक है। तो बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, बॉन्ड्स सिर्फ एक ही टाइप के नहीं होते। इनफैक्ट हायर क्लासेस में तो आप लोग और बहुत सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ेंगे, लेकिन अब इस स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में आप लोग को बेसिकली 3 बॉन्ड्स पढ़ने हैं। सबसे पहला है आयोनिक बॉन्ड, नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड, और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन से है, आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट। या पिक्चर फॉर्म में आप लोग कुछ कुछ दिमाग में ले सकते हो। आयोनिक में बेसिकली कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया क्लोरीन को, क्लोरीन ने एक एक्सेप्ट किया, इसीलिए तो कंप्लीट ट्रांसफर हुआ ना। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं यहाँ पे, आयोनिक में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। कोवलेंट में शेयरिंग इज केयरिंग हो रहा है। शेयरिंग ऑफ क्या हो रहा है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। देखो ना दोनों में कमी है तो ये कहते हैं कि शेयर कर लो ये बीच में, ठीक है। ये डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी, इतना याद रखना। कोवलेंट बॉन्ड यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, आयोनिक बॉन्ड यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि क्या मैम, कोऑर्डिनेट, एक ही इंसान दूसरे को हेल्प कर रहा है। पहले में एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरे में शेयरिंग हो रहा है, तीसरे में इसके पास, जैसे यहाँ पे एन को देख रहे हो कि इसके पास लोन पेयर है, इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, और पेयर में है ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वर्ड याद रखना, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, आलिया बताओ, लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर। और ये लोन पेयर का इस हाइड्रोजन प्रोटॉन को, प्रोटॉन क्यों कहते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि उस पर एक प्लस चार्ज चढ़ा हुआ है ना, कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बेचारे के पास। जब कोई भी शेल को सबसे मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए होता है ना फर्स्ट शेल को, अब इसके पास है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज चढ़ा पड़ा है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना। तो ये कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ये टोटली अपना दे, ये कुछ उसको बदले में नहीं दे रहा, ये इसको दे के अपने साथ जोड़ लेता है, खुद भी स्टेबल हो जाए। देखो ये मत सोचो किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होना चाहिए, कभी कभी ज़्यादा पैसा होने पे भी अमीर लोग स्टेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए वो क्या करने लगते हैं, लोगों को डोनेशन देने लगते हैं भाई, ताकि कुछ पुण्य प्राप्त कर ले। तो यहाँ पे यही वाली बात हुई। यहाँ पे देखें NH3 के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना भी स्टेबिलिटी नहीं होता है, कम होना भी स्टेबिलिटी नहीं है, हाइड्रोजन के पास है ही नहीं, ये भी स्टेबल नहीं है। अब ये अपना एक्स्ट्रा दान करके ये दयावान बन जाते हैं, दान कर देते हैं अपना लोन पेयर और अपने साथ इसको जोड़ लेते हैं, जुड़ जाते हैं ये लोग, ये भी भला, ये भी खुश, ये भी खुश, ठीक है। इसका एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हट गया और इसका जो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई भी एटम या कोई भी कंपाउंड पे चार्ज नहीं होना चाहिए। जब तक चार्ज सर पे रहेगा वो स्टेबल नहीं रहेगा। जब वो एक मिले जुले अपने चार्ज शेयर कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज ना हो उनके ऊपर, सर के ऊपर, तब तक वो लोग स्टेबल नहीं होते, मतलब वो हट जाना चाहिए चार्ज, ठीक है। समझ में आया। सो विच आर द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि हम कौन कौन से बॉन्ड्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। मूविंग फर्दर लेट अस गो वन बाय वन, ठीक है। और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन दिया भी गया है, राइट। सबसे पहले यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन दिया गया है। उससे पहले मैं कुछ कॉसल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड करवाना चाहती हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 तो हम लोग आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे, उससे पहले हम कॉसल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड
ये जो केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कॉसल ने और लीविस ने क्या थियोरी दी थी? इन दोनों ने मिलके इन द ईयर 1961 को प्रपोज किया था एक कॉन्सेप्ट. इट वॉज बेस्ड ऑन द व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, जो बात हमने अभी कही. द कॉन्सेप्ट वॉज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट वैलेंसी और ऑक्टेट रूल. तो मेन कॉन्सेप्ट जो कॉसल और लुईस ने किया था वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? ऑक्टेट रूल. और तब से मैं यही बड़बड़ा रही हूँ, ऑक्टेट रूल ऑक्टेट रूल. ये ऑक्टेट रूल है क्या? ऑक्टेट रूल है क्या? क्या है? द टेंडेंसी ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स in its valency shell, valence shell, in its valence shell was considered in this rule. और लैंगम्यूर ने, एक और साइंटिस्ट ने, लेटर ऑन इस रूल को मॉडिफाई किया. केमिस्ट्री में तो मॉडिफाई होते रहते हैं रूल, लेकिन बेसिक रूल क्या कह रहे थे कि कोई भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए विद एक्सेप्शन ऑफ द फर्स्ट शेल. उसमें ड्यूप्लेट रूल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं, और बाकी शेल में ऑक्टेट रूल कंप्लीट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब जाके वो पर्टिकुलर एलिमेंट या एटम क्या होगा? स्टेबल होगा. क्या होगा? स्टेबल होगा. ठीक है, वही चीज़ ऑक्टेट रूल बोल रही है. तब तक स्टेबिलिटी नहीं. और ये स्टेबिलिटी प्राप्त कैसे होगी? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी के थ्रू कोई बॉन्डिंग का काम करा है ना, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके. कुछ एलिमेंट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो अपना लॉस कर देंगे, उसको देंगे जिसको ज़रूरत है. और कुछ एलिमेंट जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, वो इलेक्ट्रॉन लेंगे. ठीक है, तो मेन पॉइंट्स क्या रिमेंबर करना है यहाँ पे? द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द वैलेंस शेल. कोई भी एटम का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं सोडियम बनाती हूँ. ओके, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है. पहले ऑर्बिट में या पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 3 4 5 6 7 8 होंगे, और लास्ट में 1. तो ये जो आउटर मोस्ट शेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल. क्या कहते हैं? वैलेंस शेल. और जो ये आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. क्या कहते हैं? पहले तो ये समझिए आप लोग. ठीक है, द एलिमेंट्स विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हीलियम which has 2 electrons present in its valence shell. तो ये बताना चाह रहे हैं कि बाकी जैसे हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के बाकी सब लोग ऑक्टेट रूल तो फॉलो करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में भी 2 ही है, तो वो डुप्लेट रूल तक उनका काम बन जाता है. फाइन. Those elements which do not have complete octet, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये लोग अनस्टेबल होते हैं. have tendency to stable electronic configuration either by losing or gaining or sharing electrons to the atom of the same or other element. क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं, अभी तक हमने NaOCl का पिक्चर दिखाया था कैसे Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है और स्टेबल हो जाता है, और क्लोरीन क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. देखो, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा ना उसका पल्ला भारी होता है, वो देगा नहीं, वो लेगा. तो वो सोडियम से कहता है भैया तुम अपना 1 दो, मैं अपना 7 नहीं दूंगा, और वो 1 दे के बेचारे क्लोरीन को खुद 2,8 बन जाता है और स्टेबल तो हो गया. मेन मकसद क्या है? आउटर मोस्ट शेल उसका स्टेबल हो. ठीक है, आगे बढ़े. गुड. एक्सेप्शंस है ऑक्टेट रूल में. एक्सेप्शंस क्या है? क्या सारे एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं? नहीं मैम, नहीं फॉलो करते. इनफैक्ट हायर क्लासेस में आप लोग इसका डिटेलिंग पढ़ेंगे कि क्यों नहीं फॉलो करते हैं. अब इस स्टैंडर्ड में आप लोग बस उनके नाम याद करना कि कौन कौन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है. बेरिलियम एंड बोरॉन हैव लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. देखो 1 और 2 होगा तो लॉस करके काम चल जाएगा, लेकिन 3 और 4 इतने कम है कि द ऑक्टेट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इवन इफ दे बाइंड टू देयर फुल स्ट्रेंथ. कितने भी बड़े एलिमेंट से बाइंड करे वो उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ बेरिलियम 2 फ्लोरीन से बाइंड हो रहा है, तब भी इनके शेल्स कंप्लीट नहीं हो रहे. मैं एक पिक्चर फॉर्म में आपको दिखाती हूँ. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल कौन कौन फॉलो करता है. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन शुड ऑलवेज बी अज्यूम टू ओबे द ऑक्टेट रूल.
ये लोग फॉलो करते हैं। कौन फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल, कौन नहीं? आप लोग ये प्लीज़, आप लोग के बुक में नहीं है तो आप लोग इसको अलग से नोट डाउन करिए। ओके, बोरॉन एंड बेरिलियम ऑफन हैव फ्यूअर एलिमेंट्स, ओके, फ्यूअर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो अराउंड देम इन देयर कंपाउंड्स, तो इन लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड रो एलिमेंट्स नेवर एक्सीड द ऑक्टेट रूल। सेकेंड रो एलिमेंट्स कौन है? ली, बैब, बेकनॉफ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये लोग भी बेसिकली नेवर एक्सीड द ऑक्टेट रूल। थर्ड रो एंड हेवियर एलिमेंट्स ऑफन सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल बट कैन एक्सीड द ऑक्टेट रूल। अब इन सब का देखो डीप जाना है तो आप लोगों को हायर क्लासेस में ये पता चलेगा। अभी के लिए सिर्फ नोट डाउन करिए कि एक्सेप्शंस कौन कौन शो कर रहा है ऑक्टेट रूल को फॉलो करने में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दे, जैसे मैंने कहा ना नाइट्रोजन का आप लोग देख लो, इन अ मॉलिक्यूल विद एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन लोग भी फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन क्या है, ऑड नंबर है ना, 7 है ना एटॉमिक नंबर। द ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो नाइट्रोजन को ही गौर से देख लो आप लोग। नाइट्रोजन यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना है। सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम लोगों को पढ़ना होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें सिर्फ हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2,5, यानी कि ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उसी को लेके लुईस डॉट बनाना है। इसको भूलना है तुम्हें, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे नाइट्रोजन का क्या होगा? 1 2 3 4 5, ऐसा होगा ना, है कि नहीं? अब 1 2 3 4 और 5 था, 4 और 5 को इसने, ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है जल्दी बताइए? 8, यानी कि 2,8 में से 2 निकालो, कितना बचा? 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुए और लुईस डॉट में तुम्हें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ जल्दी बताइए? 1 2 3 4 5 6, है ना? तो अगर मैं इस डॉट को यहाँ से हटा के यहाँ लगाऊँ और इन दोनों को आपस में शेयरिंग करवाऊँ, चलो शेयरिंग करवाते हैं। मैम शेयरिंग करवा रही है। कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ये शेयरिंग हो रहा है, इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है। ये मैं डीपली पढ़ाऊँगी सिर्फ एग्जाम्पल बताने के लिए कि ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो क्यों नहीं कर पाता है। यहाँ पे आप लोग नोटिस करिए, शेयर करने के बाद इसने इसके साथ शेयर किया है ना, तो इसके जब शेयर हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है ना? यहाँ पे शेयरिंग होने के बाद 1 2 3 4 5 6, है ना? तो टोटल इन लोग का बैलेंस नहीं हो रहा है, मतलब ऑक्टेट रूल इन लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। यस और नो? बॉन्डिंग डबल बॉन्ड, तो इसीलिए उसका डबल बॉन्ड बनाना पड़ रहा है हम लोगों को। क्या बनाना पड़ रहा है? डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड बनाएंगे तो 1 2 एक सिंगल बॉन्ड में शेयरिंग नहीं हो पा रही। जैसे नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 है समझो, ऑक्सीजन का कितना है? अब मैं एक एक शेयर करूंगी तो क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं एक एक शेयरिंग करूंगी तो 1 2 3 4 5 शेयरिंग, एक एक शेयर करूंगी इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे जब 2 2 या 3 3 शेयर करूंगी तब जाके इसका बॉन्ड पूरा होगा, इसलिए नाइट्रोजन 3 शेयर करता है। ये मैं वजह आगे बताऊंगी, अभी के लिए समझो कि उन लोग ऑक्टेट रूल पूरी तरह नहीं फॉलो कर पाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड्स हो रहे हैं, है ना? इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। एक्सेप्शंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट? तो पढ़ने से पहले, केमिकल बॉन्ड पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। क्या करने के लिए? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। अब ये क्या है? ये हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड का अगर मैं एक पिक्चराइजेशन फॉर्म में आप लोगों को दिखाऊं तो आयोनिक बॉन्ड ऐसा दिखता है, ये ऐसे दिखता है। आयोनिक बॉन्ड ऐसे दिखता है। क्या दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पढ़ के देखिए, इस स्क्रीन पे आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है, पढ़िए। मैम सबसे पहले तो आयोनिक बॉन्ड दिख रहा है मैम, चलो उसको हटाते हैं। अब मुझे बताइए आयोनिक बॉन्ड का डेफिनेशन सबसे पहले लिखा है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बताने से पहले ये याद रखना है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या है?
आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। उसका डेफिनेशन है द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, और ये वन एटम मेटल होना चाहिए और दूसरा एटम नॉन मेटल होना ज़रूरी है। कंडीशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में मैं दोनों, देखो कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ, याद रखने में ईजी होगा। कोवलेंट बॉन्ड में दोनों नॉन मेटल होते हैं और आयनिक बॉन्ड में एक मेटल होता है दूसरा नॉन मेटल होता है। देखो ना, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, क्लोरीन ने उसको एक्सेप्ट किया। सोडियम था 2,8,1, क्लोरीन था 2,8,7, लेकिन जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया वो बन गया Na+, यानी कि 2,8,1 से वो बन गया 2,8। ये क्लियर हो गया? सेकेंड केस में क्या हो रहा है? क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, किससे लिया? किससे लिया? सोडियम से, और क्या बन गया? Cl-, और ये क्या बना? टोटल क्या हुआ? पहले 2,8,7 था और Cl- क्या है? 2,8,8। तुम्हें मुझे क्वेश्चन करना चाहिए, मैम यहाँ पे प्लस चार्ज क्यों आया और यहाँ पे माइनस चार्ज क्यों आया? इसीलिए क्योंकि आप लोगों को पता है एटॉमिक नंबर 11 है अगर सोडियम का, तो उसका प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11। जब 11 थे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पल्ला किसका भारी हुआ? पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए Na पॉजिटिव बना। समझ में आया? और क्लोरीन का क्या हुआ? एक नेगेटिव चार्ज उसने लिया है। पहले उसका क्या था? 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया ना, तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होना मतलब एक नेगेटिव चार्ज ऐड होना, इस वजह से Cl पे एक नेगेटिव चार्ज पड़ गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेते तो 2 नेगेटिव चार्ज पड़ता। समझ में आया ये क्यों पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पड़ रहा है? ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है? तो 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सोडियम, वैलेंस शेल से जा रहा है कहाँ पे? कहाँ जा रहा है? Cl के पास, Cl के वैलेंस शेल में। तो ये होता है हमारा आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो डेफिनेटली आप लोगों को आई होप कि ये समझ में आया होगा। एक और डायग्राम देख लो और अच्छे से एटॉमिक फॉर्म में। एन आयनिक बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो यही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन दोनों में जो बॉन्ड बना रहा है, इसी वजह से इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है? आयनिक बॉन्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आयन्स बन रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दोनों में कौन सा अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव आयन बन गया, तो इनमें तो ऑब्वियसली ना कुछ अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, so an ionic bond is an electrostatic attraction between two atoms when one atom transfer an electron to the other atom। समझ में आया? टोटली क्लियर? आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, इनके डेफिनेशन और एग्जांपल्स क्लियर हो गया? तो अब हम मूव करते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम इस जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को समझने के लिए कुछ टर्म्स आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है? अभी धीरे धीरे आप लोगों को चैप्टर इजी लगेगा जब सारे टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? सबसे पहला है इलेक्ट्रोवैलेंसी। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड by the stable electronic configuration by the valence shell of an atom of an element to achieve the stable electronic configuration is called electrovalency। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो इलेक्ट्रोवैलेंसी ही था, क्योंकि लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। सेकेंड है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ऑब्वियसली अभी तो मैंने बताया था ना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। देखो इन लोग इसको ऐसे लिखे हैं, ऐसे क्यों लिखे पता है? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na पॉजिटिव बना। अब बेसिक मैथमेटिक्स क्या कहता है कि ये -1 इधर लेके जाओगे तो प्लस E- ही तो होगा, इसीलिए कुछ टेक्स्ट बुक्स इसको ऐसे भी लिखते हैं। समझ में आया? कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, दोनों सही है, ठीक है? आप +1 प्लस इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी लिख सकते हो। कहने का मतलब है सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला और Na+ बना, ठीक है? और ये Na+ को हम कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन। और इस वजह से सोडियम क्योंकि एक पॉजिटिव आयन बनाता है, पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं? कैटायन।
कैटायन क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन्स। ठीक है, कैटायन क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन्स। तो ये लो, ये जो सोडियम है क्योंकि एक पॉजिटिव आयन बनाया है, इसी वजह से इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। समझ में आया? जो एलिमेंट कैटायंस बनेंगे उनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, और उसका वाइस वर्सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन होंगे? जो एलिमेंट नेगेटिव आयंस बनेंगे जैसे Cl माइनस, उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को हम या जो Cl माइनस बनता है उसको हम एनायन कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ कैटायंस के नाम बताइए या कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के नाम बताइए। एक तो Na हुआ मैम, या Na प्लस आयन बना रहा है, K प्लस आयन भी बनते हैं, Ca2 प्लस भी बनता है, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, ये डिपेंड करता है उनके वैलेंसी पर। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है इसलिए Na प्लस, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है इसलिए 2 प्लस, है ना। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है इसलिए Al3 प्लस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो कैटायन तो समझ में आ गया मैम। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, अभी तो मैंने कहा व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन, जैसे कि क्लोरीन गेन करता है और प्रोटॉन, एंड दस एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एन anion. What are anions? Anions are negatively charged ions. समझ में आया? कल को अगर मैं कैटायन और एनायन बोलूं, समझ जाना। अगर मैम ने कैटायन बोला तो मैम ने पॉजिटिव आयन की बात की, अगर मैम ने एनायंस बोला तो मैम ने नेगेटिव चार्ज आयन्स की बात की। समझ में आया? अपने वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स जो केमिस्ट्री में है उसको क्लियर रखो। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, जो भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे उतना चार्ज, क्योंकि Cl 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 1 नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, और एक यहाँ पे नोट दिया गया है कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं दे आर मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑब्वियसली ग्रुप 1 कौन होते हैं? हलीना के रफ से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, ओके, लीना, सोडियम, ये सारे ना। क्यों? क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, वो देते हैं, और जो देते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव आयंस बनते हैं। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और वो मेटेलिक होते हैं ऑब्वियसली, है ना। मेरा पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को डेफिनेटली पता होगा कि ये मेटेलिक क्यों होते हैं, इसलिए पहला चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ज़रूर देखिए, तब ये चैप्टर को देखना। ओके, बी स्कॉलर चैनल में जाके इसको ज़रूर देखना। फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, द मेटेलिक नेचर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये भी मैंने बताया था, और अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ता है। ठीक है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अक्रॉस द पीरियड आप लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मिलेंगे, और स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2 ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। ओके, मूविंग फर्दर, ये फॉर्मेशन कैसे होता है? क्योंकि मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर अभी आप लोगों को बताया था। क्या था लुईस डॉट स्ट्रक्चर? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ और सिर्फ, देखो ये जो डॉट्स बने हैं ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। क्या है? लुईस भाई ने बताया था, ये मेरे भाई नहीं है, एक साइंटिस्ट है, और इन्होंने ये कहा था कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बॉन्ड्स के, हम डॉट स्ट्रक्चर में करते हैं। कैसे? बस कुछ नहीं, हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट में बताना है। किसको बताना है? वैलेंस। सारे इलेक्ट्रॉन्स को डॉट में नहीं बताना है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम का बताएंगे, हम एक ही डॉट बता रहे हैं क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही। क्लोरीन के 7 है इसलिए 7 डॉट बताएंगे, और बनाने का तरीका है ऐसे, जैसे Cl है 1 2 3 4 5 6 7, सोडियम है एक ही है। इधर में क्यों दिखा रही हूँ? इधर दिखा दो या कहीं भी दिखा दो, फिर ये दिखाओ कि Na ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया इसीलिए ये Na प्लस बना। Cl ने 1 लिया, देखो Na का 1 था वो गायब हो गया यहाँ से, लेकिन Cl ने 1 लिया है। चाहे तो मैं इसको मैं क्रॉस में दिखाती हूँ और ये क्रॉस इधर एक्स्ट्रा दिखाती हूँ। क्या समझ में आया? ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसका था इसने लेके 288 बना, और ये 288। डन? ईजी है ना? वेरी इजी। कंडीशंस क्या है? कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स की कम होनी चाहिए, सच दैट इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। अब तुम लोग बोलेगे मैम आयनाइजेशन एनर्जी क्या है?
फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं बताती हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एनर्जी रिक्वायर करते हैं। देखिए सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ती है, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देना है तो तब वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। ये दो डिफरेंस है। वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों चीज़ें याद रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी क्यों होनी चाहिए? अरे बाबा, लो आयनाइजेशन एनर्जी क्यों होगा? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालना है, आराम से निकल जाता है। और भी कंडीशंस है, न्यूक्लियर चार्ज। प्लीज़ फर्स्ट चैप्टर को देखिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी तो मैंने बताया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो एनर्जी, देखो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी को हमें क्या पड़ता है, यहाँ पे एनर्जी को लगाना पड़ता है। यू हैव टू गिव एनर्जी। लेकिन क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, उसको एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पे जो एनर्जी लग रही है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एनर्जी। एंथैल्पी एनर्जी एक ही वर्ड है, मतलब मीनिंग एक ही। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, ये वाइस वर्सा याद रखना होगा। लार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस सच दैट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ईजियर। अब अनदर टर्म आ गया मैम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में कराया है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है जब दो एटम शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होगी तो फाइनली वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे, फिर वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन जाएंगे। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल HCl ले लो। HCl में हाइड्रोजन का लुईस डॉट बनाओ, एक क्लोरीन का कितना, 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे बताओ, अगर हाइड्रोजन पूरी तरह इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद तो बेचारा पॉजिटिव चार्ज लेके नंगा बच्चा बन जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा इसका। इस वजह से मजबूरी में ये कहता है भाई साहब मैं पूरा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, इसीलिए हम ये दोनों चलो शेयर करते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन चलो शेयर, इसको मैं क्रॉस से दिखाती हूँ, इसका डॉट में, तो ये शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग करने से दोनों का भला हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी हो गया, और ड्यूप्लेट रूल इसका कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया, और इसका ड्यूप्लेट रूल, दोनों खुश। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे Na और Cl के जैसे केस नहीं है। इस केस में हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इसको डेल नेगेटिव दिया जाएगा, यानी कि इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। और ये होता है सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत होगा तभी कोई आयोनिक बॉन्ड बनेगा। फर्स्ट चैप्टर को प्लीज़ अगेन मैं कह रही हूँ देखिए, तभी ये समझ में। या मैंने शॉर्ट में तो बता दिया है, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या वेरिएशंस में पढ़ाया है। तो जो मैं अभी बता रही थी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसी को यहाँ डिटेल में दिया गया है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले दिया गया है सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कोवलेंट बॉन्ड के लिए भी पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड के लिए भी पढ़ेंगे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। पहले हम पढ़ेंगे किसके लिए, ये क्या है, कौन सा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड। तो सोडियम का आप लोगों को अभी मैंने ये बताया क्या होता है ना। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और Na+ बनता है। इसको चाहे ऐसे लिख सकते हो या इसको इधर लिया हो और ये पॉजिटिव, हाँ माइनस इधर प्लस बन जाएगा ना, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कहानी क्या हो रही है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। वही इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, हमारा क्लोरीन। ये भी बात मैं बता चुकी हूँ, है ना। वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करके Cl- बन रहा है। तो दोनों के डॉट स्ट्रक्चर्स इन्होंने यहाँ पे बताए हैं, ठीक है, जो मैंने अभी इससे पहले भी बताया था।
तो यहाँ पे जो दोनों केस थे वो ऑपोजिटली चार्ज आयन्स थे, क्लोराइड और सोडियम आयन्स। तो ये दोनों एक दूसरे को, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के करीब आते हैं और क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टेक्स प्लेस। इसी तरह NaCl का कंपाउंड बन जाता है। समझ में आया कैसे बॉन्डिंग हुई? समझ में आया कि नहीं? ये भी हमने बता दिया था ना, Na+ कैटायन बना, Cl- एनायन बना, ये भी मैं बता चुकी हूँ, है ना। ये सब रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। तो यही जो सोडियम और क्लोराइड आयन क्या हो रहा है, आपस में क्या बन रहे हैं, NaCl आयन बन गया। ठीक है, इसको चाहे वैसे लिख सकते हो या Na+ और Cl- के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक्चुअली एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, उसमें सिर्फ आप लॉस ऑफ गोन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखाने के लिए आ सकता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं आएगा। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ सकता है, लेकिन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स जो है अक्सर नहीं आते हैं। ठीक है, फिर भी आप लोग पढ़ लो। नाउ हाँ, इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का आ सकता है। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है मैग्नीशियम की, 12 है, और क्लोरीन की 17 है। 12 यानी कि 2,8,2, 2,8,7। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वैलेंस है, तो क्लोरीन को तो एक ही चाहिए। चलो, तो इसने कहा भैया तो एक और बचा है, वो क्या करूँ, तो एक और क्लोरीन कहते हैं मुझे दे दो। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन आ गए, 2 क्लोरीन आ गए इस पे अटैक करने के लिए, इसीलिए क्या बन गया, MgCl2। समझ में आया? अब इसी फॉर्म को हम डॉट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में भी हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, मैं लिख के दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले तो इन्होंने इसको नॉर्मल तरीके से लिखा है। कैसे, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन गए और Mg2+ बना। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पे 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गए ना उस पर, और क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए 2 Cl-। अब यहाँ पे Cl- एक ही है, लेकिन क्लोरीन 2 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाते हैं। ये क्या है, कैटायन है, और ये क्या है, एनायन है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसको डॉट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग, Mg का डॉट क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही है, Cl के 2 है, 1 2, और एक और Cl के साथ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये दोनों इससे जुड़ेंगे, दोनों चिड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और बनेगा क्या है, Mg के पास कुछ नहीं बचेगा, और Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 हो गए ना, एक और Cl का 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी लिख सकते हैं, बना MgCl2। ठीक है, ये क्या है, ये था Mg, ये था 2 Cl मिलके बना MgCl2। ठीक है, ऐसे बनाना सीखो, धीरे धीरे आ जाएगा। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड, ये होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको मैं डिटेल में नहीं बताते हुए, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको होमवर्क के लिए ट्राई करिए, वही चीज़ें हैं। ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क के लिए ट्राई करिए कि कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है। कैल्शियम का पहले एटॉमिक नंबर लिखिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,2 है ना। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6 है। दोनों को जोड़ो, देखो इसको 2 की ज़रूरत है, ये अपना 2 इसको दे देगा, और खुद क्या बन जाएगा, 2,8,8, और ऑक्सीजन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया उस पर 2- चार्ज आएगा, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया 2+ हो जाएगा, ऑक्सीजन 2,8 बन जाएगा। पहले 6 था, देखो बाद में 8। समझ में आया कैसे बॉन्डिंग, इसके आप डॉट स्ट्रक्चर बना के मुझे होमवर्क में ज़रूर दिखाना। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या प्रॉपर्टीज होंगे, फिजिकल स्टेट क्या होगा, ये क्रिस्टलाइन का भी देखा है नमक को, NaCl क्या है भाई, NaCl नमक है। नमक कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, फिर उसको पाउडर भी बना सकते हैं। बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं। ओके, बेसिकली नमक
कैसे होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। एंड इसीलिए बहुत सारे जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड दे एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड नोन एज क्रिस्टल लैटिस। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। विच कंसिस्ट ऑफ ऑर्डरली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ये 3D अरेंजमेंट है। देखो इसका डिटेलिंग आप लोग को हायर क्लासेस में है। अरेंज्ड ओके इन द फॉर्म ऑफ कैटायन एंड आयनायन, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसीलिए वो कंपाउंड बन गया। टुगेदर बाय एक कोलम्बिक फोर्सेस भी होती है, ये सब हम डिटेल में बाद में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड और रॉक सॉल्ट। ओके नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एन आयनिक कंपाउंड द आयंस आर टाइटली हेल्ड। ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है किसका, आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन, जो दो कंपाउंड एलिमेंट्स हेल्ड टुगेदर होते हैं, फेविकॉल का जोड़ है, ठीक है, मैं तो कहूँगी फेविस्टिक का जोड़ है ना, जो निकल ही नहीं पाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड में फेविकॉल का जोड़ कह सकते हैं, फेविस्टिक नहीं, ज़्यादा चिपकता है, तो इसको तोड़ना आसान नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड को फिर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ना आसान नहीं है NaCl को। दे आर क्यों, क्योंकि दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया, समझ में आया बेटा। एंड हेंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर उनको तोड़ना है भी तो उसको बहुत एनर्जी दे के तोड़नी पड़ेगी टू ब्रेक, क्योंकि उसका क्रिस्टल लैटिस बन चुका है ना। दस दे पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली किसी चीज़ को बहुत तोड़ना है तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो लगेगा, ठीक है। डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, सोल्यूबिलिटी। दिस कंपाउंड्स आर soluble in solvents like what, water, having high polarity and high dielectric constant. It is because of the fact that the polar solvent interacts with the ions of the crystals, and further the dielectric constant of the solvent cuts off the force of attraction between these ions. देखो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, तो वो इतना स्ट्रांग है कि वो NaCl को तोड़ सकता है। पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आई है। नाउ व्हाट इज दिस पोलैरिटी कॉन्सेप्ट, ये मैं आगे पढ़ाऊंगी, है तुम लोगों का आगे डिटेल में है। ओके डोंट वरी, ठीक है। तो ये वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। पोलर कंपाउंड्स लाइक डिजॉल्व, लाइक याद रखना केमिस्ट्री में, पोलर कंपाउंड्स पोलर में सॉल्वेंट में डिजॉल्व। व्हाट इज अ सॉल्वेंट, जिसमें कोई चीज़ डिजॉल्व होती है, जैसे पानी, पानी इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। तो नमक पानी में घुलता है कि नहीं, नींबू पानी बनाते हो कि नहीं तुम लोग, नमक शक्कर ये सब पोलर कंपाउंड्स हैं जो पोलर सॉल्व। लेकिन नॉन पोलर कंपाउंड जैसे कि ऑर्गेनिक चीज़ें, जैसे कि अल्कोहल्स, जैसे तेल, तेल को पानी में मिलाओ घुलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो नॉन पोलर है। अब इसका डिटेल चीज़ें ना आप लोगों को हायर क्लासेस में क्यों नहीं डिजॉल्व होते हैं, इतना याद रखना। जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, पानी जो है पोलर है, जो NaCl भी पोलर है, उसको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। लेकिन ये चीज़ पानी जो है ऑर्गेनिक जो सोल्यूट के साथ नहीं कर सकते। जो चीज़ डिजॉल्व होती है उसको सोल्यूट कहते हैं, और जिसमें डिजॉल्व होता है वो सॉल्वेंट कहते हैं। ये सब बेस है बेटा, ठीक है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। Ionic compounds are good conductors of electricity, okay, and when in the aqueous solution. क्यों पापा, इलेक्ट्रॉन्स पानी में तो घुलेंगे, मतलब तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसे तो समझो ये सोडियम क्लोराइड का लैटिस है, हाँ। अब ये हार्ड है, कोई भी चीज़ हार्ड हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूविंग नहीं होते हैं, फ्री मूविंग नहीं। जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूविंग नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ये फिजिक्स बता रही हूँ मैं। लेकिन एज सोन एज इसको हम पानी में डाल देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ढीले हो गए ना, समझ में आया। तो ये ज़रूरी है कि दे कंडक्ट, दे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन एक्वियस और मोल्टन स्टेट, मोल्टन यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन्स, क्योंकि जब जैसे इनको पानी में डालते हैं फ्री आयन्स बन जाते हैं। एंड however they do not conduct electricity in their solid state, solid state में they do not conduct electricity। याद रखना, मैंने रीजन बताया, क्योंकि फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या आयन्स नहीं है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री नहीं, फ्री आयन्स, a strong electrostatic force of attraction is present between them,
क्योंकि सॉलिड स्टेट में फेविकॉल का जड़ है, आयंस फ्री मूव नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। सिर्फ एक्वियस या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड्स का क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेगी। ठीक है, याद रखना, गिव रीजन में आता है ये टॉपिक। ठीक है, तो therefore chemical bond formed by complete transfer of electrons is called as what? Ionic or electrovalent bond. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोवेलेंट बॉन्ड्स। व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? मैं आपको इमेज फॉर्म में दिखाती हूँ तो बेटर समझ में आएगा। ये लीजिए, ठीक है। व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। बहुत सारे रीजंस हैं कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होने के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एटम 1 और एटम 2 के बीच में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक ही गोले में आ गए, है ना, शेयर कर रहे हैं। ए और बी ने देखो अलग अलग नहीं है, एक ही साथ जुड़ गए। और इस टाइप के ये तो देखो ए और बी, एक नॉन मेटल और दूसरा नॉन मेटल ही है, या मेटलॉइड हो सकता है। एक मेटल या एक नॉन मेटल हो तो आयनिक बॉन्ड बनता है, दोनों नॉन मेटल या एक नॉन मेटल की जगह मेटलॉइड भी ले सकते हो तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये कंडीशन है। ठीक है, चलो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आगे बढ़ते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में इट इज़ अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द व्हाट? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किससे बन रहा है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट। सेम क्यों? जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसका एक डॉट इसका एक डॉट, दोनों मिलके मैं लुईस डॉट फॉर्म में इसको बना रही हूँ। ठीक है, दोनों का बॉन्ड देखो शेयरिंग हो गई, बना। कोवेलेंट में क्या बनाइए? H2 मॉलिक्यूल बना। तो जब सेम एलिमेंट के बीच में हुआ तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, सेम एटम या सेम एलिमेंट। लेकिन जब डिफरेंट के बीच में, जैसे यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल दिया, Cl और Cl देखो डॉट स्ट्रक्चर, जैसे मैंने H2 बनाया वैसे Cl2 बन सकता है। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखो। ठीक है, दिस बॉन्ड इज जनरली फॉर्म बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यानी कि टू नॉन मेटल्स। एक मेटल एक नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। The number of electrons shared by an atom in order to complete, लेकिन मेन मकसद क्या है? स्टेबिलिटी पाना। ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा दोनों का। देखो क्लोरीन का देखो यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 7 था। अब दोनों आपस में शेयर करो, अब काउंट करो। ये वेन डायग्राम है ना, अब ये 2 इसको भी जा रहा है, ये 2 इसको भी जा रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुश। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुश। दोनों खुश, शेयर होके भी खुश हो गए। ठीक है, शेयरिंग इज कैरिंग। इसको लिखने का ढंग कैसे? कोवेलेंट बॉन्ड को, जैसे आयनिक बॉन्ड को हम कोई ढंग नहीं है लिखने का, जैसे NaCl को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, लेकिन इसको हम Cl और Cl के मॉलिक्यूल को ऐसे, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में ऐसे लगा देते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि शेयरिंग हो रही है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसको मैं एक पिक्चर फॉर्म में दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये देखिए। कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है वाटर, जहाँ पे एक ही शेयरिंग हो रही है, इसने एक दिया इसने एक दिया, शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे ये भी 2 देगा ये भी 2 देगा इलेक्ट्रॉन्स, तब 2 की शेयरिंग हो रही है। और नाइट्रोजन के केस में ये भी 3 दे रहा है, 3 की शेयरिंग हो रही है। तो समझ में आया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर। देखो ना, वाटर का मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ दोबारा। H है और एक ऑक्सीजन का क्या है बताइए? ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताइए। 1 2 3 4 5 6 तो होते हैं, है ना। तो इस 6 को याद रखना, एक इधर रख देना एक इधर रख देना। और एक हाइड्रोजन का मैंने डॉट की जगह चलो क्रॉस लगा देती हूँ। ये भी खुश, ये भी खुश और ये पूरे लोग भी खुश, बना, सब खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये भी देखो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुश, 1 2 हाइड्रोजन भी खुश, इसका 1 2 हाइड्रोजन भी खुश, सब खुश। और बना क्या है? H2O, इसीलिए H2O बना है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप लोग ट्राई करिए और ट्रिपल बॉन्ड भी आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हो रहा है। ठीक है, ये सब आप ट्राई करिए।